नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुडसेट 2017 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन। और भी आपको पेपर सॉल्यूशन चाहिए फ्रॉम 2018 टू 2022 तो सारे पेपर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गुडसेट का जो एग्जाम है उसके बारे में आप जानते होंगे, 40 एमसीक्यू 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। तो एग्जाम का लेवल जो है ना वो तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस एग्जाम के लिए है वो है आपका स्पीड टेस्ट। तो इस एग्जाम को समझने के लिए आपको लास्ट 5 इयर्स का पेपर एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब जो एग्जाम की बात है कि इसमें स्पीड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है पेपर सॉल्व करने के साथ साथ आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स आप क्वेश्चंस में अप्लाई करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आंसर तक पहुंच सकते हैं। और जो अल्टरनेट मेथड्स होते हैं, किसी एक क्वेश्चन को करने के लिए दो तीन मेथड्स होते हैं, तो वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो सिर्फ 2017 का पेपर ही नहीं, इसके साथ साथ और भी आपको बहुत कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स आपको दिए होंगे, तो अगर पूरा वीडियो आपको नहीं देखना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पर्टिकुलर किसी चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, तो नीचे टाइमलाइन में क्लिक करके सीधा आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें आपको एक फंक्शन दिया है और नीचे ऑप्शन में आपको बताया गया है कि एफ इनवर्स एक्स कैसा है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एफ इनवर्स एक्स हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन एक और चीज इसमें ध्यान में रखनी होगी जो लास्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करना है अगर नहीं भी सीखा है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन से पूरी बात आपको बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ बहुत ही शॉर्ट में समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शन दिया है उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आप वाई लिख दीजिए। सो 3x+1 डिवाइड बाई 5x-3, ये आपका फंक्शन हो गया। सेकेंड स्टेप जो आपको करना है वो ये कि इसमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा y के साथ। 5x-3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5xy-3y इक्वल टू 3x+1। अब मेरा टारगेट है कि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x वाले टर्म्स एक साथ रखूंगा, उसमें से x कॉमन निकल लूंगा, तो 5xy-3x में से x कॉमन, बाकी के टर्म्स राइट हैंड साइड में, सो 3y+1। एंड लास्ट में आपको x को सब्जेक्ट बना लेना है, सो 3y+1 डिवाइडेड बाई 5y-3। सबसे पहला काम एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे y ले लो। सेकेंड स्टेप x को सब्जेक्ट बना लो। थर्ड एंड लास्ट स्टेप सीधा आपको एफ इनवर्स x मिल जाएगा। x जो है ना उसको आप एफ इनवर्स x से रिप्लेस कर लो, और y जो है उसको आप x से रिप्लेस कर लो। तो 3x+1 डिवाइड बाई 5x-3, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। अगेन एक बार आपको बता दो, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, सेकेंड स्टेप में x को सब्जेक्ट बना लो, थर्ड स्टेप में जो आपने x को सब्जेक्ट बनाया है वही आपका f इनवर्स x है, मतलब x के प्लेस पे f इनवर्स x लिख दो। और क्योंकि ये f इनवर्स x है तो वो x के फॉर्म में होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में आप जहां जहां पे y है वहां पे x लगा दो। ऐसा करने से आपको सीधा f इनवर्स x मिल जाएगा। तो अभी जो हमें f इनवर्स x मिला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज इक्वल टू f ऑफ x। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वैसे ऑप्शन भी अवेलेबल है f इनवर्स x इक्वल टू f ऑफ x, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन डी देखेंगे ना, तो उसमें बोला है f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट। तो हो सकता है कि ये जो फंक्शन है ना ये 1 1 n on 2 ना हो, तो फिर इस केस में ऑप्शन डी आंसर में आ सकता है। अब 1 1 एंड ऑन 2 कैसे चेक करना है वो आपको पता होगा। पहले अगर हम 1 1 की बात करें
तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हम लेंगे, और अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो ये फंक्शन वन वन है। तो इनवर्स फंक्शन जैसे मैंने सीखा है उसके साथ साथ आप वन वन है या नहीं है कोई भी फंक्शन वो कैसे चेक कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो 3x प्लस वन बाई फाइव एक्स माइनस थ्री है तो एफ ऑफ एक्स वन होगा 3x1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 5x1 माइनस थ्री इक्वल टू 3x2 प्लस वन एंड 5x2 माइनस थ्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ध्यान से। सो 5 3 जा 15 x1 x2 माइनस 9x1 प्लस 5x2 माइनस थ्री, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करिए तो अगेन 15x1 x2 एंड प्लस 5x1 माइनस 9x2 एंड माइनस थ्री। तो सबसे पहले तो ये दोनों टर्म्स कट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स भी कट हो जाएंगे। x1 वाले टर्म्स एक साथ ले लूंगा अगर मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 14x1 और राइट हैंड साइड में भी माइनस 14x2। सो फाइनली x1 इक्वल टू x2 आ गया। सो इसका मतलब है कि f ऑफ x इज 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 3x प्लस वन, एफ ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस वन एंड आई थिंक 5x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 5x माइनस थ्री। अब ऑन टू फंक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। तो कोडोमेन आपके पास है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये जो पोर्शन है ना इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन इज r माइनस थ्री बाई फाइव। कोडोमेन इज r माइनस थ्री बाई फाइव। अब हमें फंक्शन का रेंज फाइंड करना पड़ेगा, अगर वो भी कोडोमेन के इक्वल आ गया तो ऑन टू भी है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं, अगेन सेम चीज, आपको क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। तो x को थोड़ी देर पहले हमने सब्जेक्ट बनाया तो 3y प्लस वन एंड 5y माइनस थ्री आया था प्रीवियस स्लाइड में। अब रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे आप y की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो 5y माइनस थ्री है। ध्यान रखना पड़ेगा कि 5y माइनस थ्री जीरो ना हो जाए, मतलब कि आप y के प्लेस पे सिर्फ 3/5 पुट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये आपका रेंज होगा विच इज इक्वल टू कोडोमेन। सो एफ ऑफ x इज ऑन टू ऑल्सो। और अगर ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू बोथ है सो एफ इनवर्स एक्स इज एग्जिस्ट। और अगर ऐसा है तो फिर आपका जो ऑप्शन डी था वो अब एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा विच इज ऑप्शन बी, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगेन इनवर्स का क्वेश्चन है लेकिन साथ में कंपोजिट फंक्शन भी है। तो क्या आपको पता है कि जी ओ एफ इनवर्स 10 का मतलब होता है जी के अंदर एफ इनवर्स 10। तो सबसे पहला काम तो हमारा होना चाहिए एफ इनवर्स 10 को हम फाइंड करें। तो अभी अभी मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस टू है और इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पे y लिखेंगे, फिर x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपको जो मिलेगा वो एफ इनवर्स एक्स होगा। लेकिन हमें एफ इनवर्स 10 चाहिए तो इसमें 10 भी रख देते हैं। एफ इनवर्स 10 होना चाहिए 10 माइनस टू मतलब 8/3। सो अल्टीमेटली आपको निकालना था जी के अंदर एफ इनवर्स 10 और एफ इनवर्स 10 हमें मिल चुका है 8/3। सो आपको जी ऑफ 8/3 निकालना है। अब जी ऑफ एक्स जो है ना दोस्तों वो भी क्वेश्चन में आपको दिया है, जी ऑफ एक्स इज 6x प्लस 5। आपको जी ऑफ 8/3 निकालना है तो 6x प्लस 5 ही रहेगा, लेकिन x के प्लेस पे इस बार 8/3 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 8 प्लस 5 एंड 16 प्लस 5 होता है 21। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी जगह पे इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे पहले x ना पुट करके लास्ट में पुट कर सकते थे तो भी चल जाता। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन। एक सेट आपको दिया है विच इज 1 2 एंड 3 और रिलेशन दिया है जिसमें 3 ऑर्डर पेयर है 1 2 2 1 एंड 2 3। बहुत सिंपली हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो अगर आप देखें तो सेट ए के अंदर 1 2 3 है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव relation there should be 1 1 2 2 and 3 3, but 1 1 2 2 3 3 में से कुछ भी इस रिलेशन में नहीं है, so it is not reflexive। सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, बट 2 3 है, 2 3 is belongs to given relation but 3 2 is not belongs to R, so it is not symmetric। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और आप क्या जानते हैं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तभी वो इक्विवेलेंस बनता है। तो यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, मतलब एक ही ऑप्शन बचता है विच इज नॉट सिमेट सॉरी नॉट ट्रांजिटिव। फिर भी अगर एक बार चेक कर ले फॉर ट्रांजिटिव तो क्या आपको पता है कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फ्रॉम आईटीएफ। सो बाहर आपको टेन इनवर्स दिया है, अंदर कोट दिया है, यहाँ पे कोट इनवर्स है, अंदर टेन। तो अगर बाहर कोट इनवर्स होता तो कोट इनवर्स एंड कोट कट हो जाता, मतलब कि बाहर जो आपको दिख रहा है टेन इनवर्स उसको कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो टेन इनवर्स होता है पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स थीटा, थीटा के प्लेस पे है कोट एक्स। सेम चीज बाजू में भी करेंगे, इस बार कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अगेन सेम प्रॉपर्टी, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स थीटा और थीटा के प्लेस पे है टेन एक्स। अब यहाँ से टेन इनवर्स टेन कट, कोट इनवर्स कोट कट, तो फाइनली पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स बोले तो पाई माइनस 2x होगा, और ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अगर किसी को लगे कि हमें ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो 11th के कंसेप्ट से भी आप जा सकते हैं। अगर ये वाले टेन इनवर्स को आपको कन्वर्ट नहीं करना है तो अंदर वाले कोट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अब शर्त ये है कि फिर वो याद होना चाहिए कि कोट को टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये शायद आप 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं। तो पाई बाई 2 लिखते ही आपको थोड़ा सा अंदाजा तो मिल गया होगा। तो कोट एक्स होता है 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड सिमिलरली बाजू में कोट इनवर्स के अंदर 10 है तो ये होता है कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो 10 इनवर्स 10 कट, पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोट इनवर्स कोट कट, अगेन पाई बाई 2 माइनस एक्स, सो आंसर इज पाई माइनस 2x अगेन। अब यहाँ पे बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं कि ये कोट एक्स जो है ना, ध्यान से सुन लेना, ये जो कोट एक्स है ना इसको ट्राइंगल से 10x में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आईटीएफ का बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x होता है? ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो कोस के अंदर हमारे पास है 2 और टेन इनवर्स 1/5 को आप लिख सकते हैं कोट इनवर्स 5, बाजू में है टेन इनवर्स 5। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि क्या आप जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है? अगर हाँ तो वैल्यू पुट करो, और अगर ना तो याद रखो। तो 2 2 कट और cos पाई की वैल्यू तो फिजिक्स वाले टीचर ने आपको रटवा दी होगी, -1। सो आंसर इज ऑप्शन डी। अगर कोई बोले कि सर मुझे इसको कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो बेटा वेलकम है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है तो सबसे पहली बात की ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा। टेन इनवर्स की बात हो रही है तो क्या आप जानते हैं कि अगर टेन इनवर्स टू इक्वल टू ए है तो टेन ए टू होगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि अगर टेन इनवर्स थ्री इक्वल टू बी है तो टेन बी इक्वल टू थ्री होगा। अब सोचो टेन ए एंड टेन बी दोनों की वैल्यू आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए, एक टर्म को पहले तो इधर ले लो और फिर दोनों साइड 10 लगा दो। उम्मीद करता हूं कि 10a प्लस बी की आइडेंटिटी आपको याद होगी। 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b और 10 पाई माइनस सी माइनस 10c होता है, ये भी शायद आपको याद होगा। पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। बाकी सबकी वैल्यू है तो पुट करो, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो माइनस 10c आपको मिल गया है। और दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल भी कर देंगे तो फाइनली 10c इक्वल टू 1 मिलेगा। तो c जो एंगल है ना वो पाई बाई 4 होना चाहिए। हालांकि इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, अगर आप जानते हैं तो। अब लिखने का स्पेस है नहीं, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई है ना, है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो 10a प्लस 10b प्लस 10c ये होता है 10a इंटू 10b इंटू 10c के इक्वल। तो अब बोलेंगे कि हाँ चलो ये मान लीजिए नहीं पता है तो याद रख लिया, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए 10a 10b की वैल्यू हमारे पास है, रखो। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 10c इक्वल टू 2 इंटू 3 6 इंटू 10c, देखा आपने, 5 इक्वल टू 5 10c and 10c इक्वल टू 1, so c इक्वल टू अगेन 5/4। तो इस मेथड से भी आप जा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत सिंपल, लेकिन एक गलती हो सकती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू मोड डी होता है। डी है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट। और कैसा डिटर्मिनेंट होता है, जो वर्टाइसिस से बनता है। 2 5 7 के 3 1 एंड 1 1 1, ये वाला डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू जल्दी से अगर निकालें तो ऑपरेशन लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। एक बार ऑपरेशन लगा देते, या चलो सिंपली कर लेते हैं। 2 के साथ में आएगा k माइनस 1, माइनस 5 के साथ में आएगा 7 माइनस 3 मतलब कि 4, प्लस 1 के साथ होगा 7 माइनस 3 के। सो 2k माइनस 2 माइनस 20 प्लस 7 माइनस 3 के, 2k माइनस 3 के माइनस के हो जाएगा, एंड 22 माइनस 22 प्लस 7 कितना होगा, तो पहले तो 2 निकल देते हैं तो 5 होगा एंड माइनस 15 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मिला है डी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। एरिया हमें दिया है कितना 10 इक्वल टू हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस के माइनस 15 मिली है। ये मॉड्यूलस के अंदर है तो आप माइनस की जगह पे प्लस भी कर सकते हैं। तो फाइनली k प्लस 15 का मोड आपको मिला है 20। और जो गलती हो सकती थी जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे, ये मोड को आप रिमूव करेंगे तो 20 भी आ सकता है एंड माइनस 20 भी आ सकता है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू प्लस और माइनस x होता है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी 5 और यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी माइनस 35। तो 5 एंड माइनस 35 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर याद है तो बहुत सिंपल काम है, आपको क्या करना है, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर कर देंगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो बन जाएगा ऐसा, k प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, k प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, k प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, और बाकी सब छोड़ दीजिए, p k प्लस पी, p q q एंड k प्लस q।
डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें चाहिए तो मैक्सिमम जीरोस हम बनाएंगे, तो क्या करेंगे, R1 में से R1 माइनस R2 कर देंगे एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देंगे, तो क्या होगा, एक इधर जीरो हो जाएगा। अब P माइनस के माइनस P, तो माइनस के हो जाएगा, इधर एक बार फिर से जीरो। अब तो और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो दूसरा ऑपरेशन लगा दिया है तो लगा देते हैं। Q माइनस के माइनस क्यू, तो माइनस के आएगा। एंड क्या आप जानते हैं ये जो है ना, ये भी के इक्वल है, क्वेश्चन में हमें दिया है, तो वहां पे भी के ले ले तो 2k हो जाएगा। एंड ये P एंड k प्लस क्यू, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी। कहीं से भी आप एक्सपांड करिए, फर्स्ट रो से मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, तो k के साथ में आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर, एंड फाइनल आंसर आपका 3k स्क्वायर होगा। अब कोई बच्चे को प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो एक और काम कर सकते हैं कि मैं P इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, Q इक्वल टू -1 लेता हूँ, एंड चलो 1 2 3 ले लेते हो, Q इक्वल टू 2 एंड R इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो K की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 3 4 5 6। और अब आप डिटर्मिनेंट को देखेंगे तो K प्लस R मतलब 9, फिर P 1, Q 2, R 3, K प्लस P 7, Q 2, R 3, P 1 एंड K प्लस Q 6 7 8। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालिए, तो 9 56 माइनस 2 -1 के साथ में 24 माइनस 6 प्लस 2 के साथ में आ जाएगा 3 माइनस 21। सो फाइनली 9 54 माइनस 4 6 18 माइनस 18 20 18 36 माइनस 36। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, 18 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 27 रहेगा, -1 -2, तो 27 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 4 5 6 7 24। अब ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में से हमें चेक करना पड़ेगा, देखो k की वैल्यू 6 है, तो ये बोल रहा है कि 36 इंटू 2 72, गलत आंसर। ये बोल रहे हैं k क्यूब, अच्छा हमारा आंसर आ चुका है तो हम उसी के लिए चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन डी में क्या है, 3k स्क्वायर, k की वैल्यू हमने ली 6, तो 3 इंटू 36 वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे ना 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 कुछ गड़बड़ हो गई है दोस्त, 36 इंटू 12 हमारा आंसर आ रहा है, मतलब कि इधर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर किसी को प्रॉपर्टीज याद नहीं भी है तो कभी कभी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जो डिटर्मिनेंट दिया है उसकी वैल्यू आप ले लो, मतलब उसमें जो जो अननोन है उसकी वैल्यू ऐसे एज्यूम कर लो, और आपका ऑप्शन में से आंसर मैच हो जाएगा। और ये आंसर अभी हमारा गलत आया है तो आप ऐसा मत सोचना कि ये मेथड एक्यूरेट नहीं है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, आप एक बार फिर से करना। इस मेथड से डेफिनेटली हर एक डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा ही, लेकिन फिर डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से बना दे कि आप वैल्यू पुट करके सॉल्व ही ना कर सके तो बात अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये अभी जो हम बात कर रहे थे, ये डिटर्मिनेंट ऐसा है जिसको हम प्रीवियस स्लाइड में जैसे देख रहे थे, थीटा की वैल्यूज लेके या अननोन की वैल्यूज लेके, ऐसे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है और इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोली है P एंड Q है, तो आपको 2P प्लस 3Q फाइंड करना है। इस बार आपको डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करना है, अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता तो हो जाता, लेकिन उस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जल्दी से डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, मैक्सिमम जीरोस बनाने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है फर्स्ट रो में एक जीरो बन सकता है, अगर मैं यस 2 जीरो बन जाएंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R3 कर दूं तो जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ ऐसा बनेगा 2 0 0। अरे वाह,
cos थीटा 1 एंड माइनस cos थीटा 1 cos थीटा एंड 1, ये तो सीधा काम हो गया है। तो 2 से सीधे एक्सपांड कर दो तो 2 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बोले तो 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब एक तरीके से रेंज फाइंड करना है। तो क्या आप जानते हैं कोस थीटा की वैल्यू जो है ना वो -1 to 1 में होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ होती है? 0 to 1 में होती है, याद रखना। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 to 2 में रहेगी, और अगर उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो तीनों साइड 2 ऐड कर देंगे तो 4, मतलब कि जो हमारा d है उसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू को p बोला था और मिनिमम वैल्यू को q बोला था। तो फाइनली 2p प्लस 3q मतलब 2 टाइम्स p प्लस 3 टाइम्स q, तो 4 2 8 प्लस 6 14 आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस 6 है। बहुत सिंपल एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है। और आंसर जो है ना वो आई के फॉर्म में दिए है, तो हमें क्या करना है? अब देखिए ये इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अब हमें फाइंड करना है। ए स्क्वायर माइनस 6 है, बहुत टाइम ले सकता है, लेकिन मैं क्या करूँगा, देखो 1 4 4 4 1 4 4 4 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। 4 1 4 and 4 4 1, this is a square माइनस 6 इंटू ए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा, तो 6 24 24 24 6 24 एंड 24 24 6। ठीक है, अब पूरा जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन पहले ए स्क्वायर करो फिर ए स्क्वायर माइनस 6a करो, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसका एक एलिमेंट ही फाइंड करूंगा। तो इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन तो आप जानते होंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इधर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ना वो होगा 1 प्लस 16 प्लस 16, बोले तो 33। ठीक है, ऐसा पूरा ए स्क्वायर आएगा, उसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 6 को और 33 को माइनस कर लूंगा। तो देखिए 33 में से अगर 6 को माइनस करता हूं तो 27 आता है। अब आप आंसर में देखेंगे तो एक ही जगह पे 27 I3 है। तो बाकी तो क्या है कि सब में I3 है, तो I3 तो बनता ही होगा। और I3 का मतलब क्या होता है, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए में जो मैट्रिक्स दिया है वो है 27 0 0 0 27 0 0 0 27। तो पहला एलिमेंट ही हमने पकड़ लिया 27 आ रहा है, बाकी दूसरे में 5 20 30 आ रहा है, तो उसमें हमारा तो कोई है नहीं, मतलब ऑप्शन है, अगर आप समझ सके हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2 3 4 और मल्टीप्लीकेशन सिंपल। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाले दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 4 एंड इसका मल्टीप्लीकेशन 1x3 2 4 5 3 2 x के साथ, और उसके बाद करेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन x 2 0 के साथ। आंसर हमें 0 दिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 प्लस 6 प्लस 12, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2x प्लस 12 प्लस 8 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 2 6 प्लस 15 प्लस 4x, एंड ये अपना रो मैट्रिक्स मिलेगा। इसको वापस हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं x 2 एंड 0 के साथ, और आंसर हमारा 0 आएगा। तो पहले एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 प्लस 2 8 प्लस 12 ये 20 है, ये 2x प्लस 20 है, और ये 4x प्लस 21 है। इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं x 2 0 के साथ। चलिए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो एक कॉलम ही है, तो एक ही एलिमेंट आएगा 20x प्लस 4x प्लस 40 और 0। चलो काम हो गया।
तो 4x मतलब 24x इक्वल टू -40। तो सबसे पहले देखिए नेगेटिव में दो दो आंसर है, या तो यहीं से हम दबोच लेते हैं। तो क्या है x इक्वल टू -40 डिवाइड बाई 24, मतलब क्या होता है भैया जी, -20/12 मतलब -10/6 मतलब -5/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप साइन एंड कॉस का आइडेंटिटी लगाओ या फिर एक जादू करो। देखो d/dx ऑफ √3/2 साइन 2x प्लस 5/3। वैसे ये सब लोगों को नहीं पता होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली आइडेंटिटी पुट करके ही चलते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना चाहता था। चलिए कोई बात नहीं। √3 साइन 2x साइन π/3, साइन π/3 मतलब √3/2 प्लस cos 2x एंड cos π/3 मतलब 1/2 प्लस, अब cos का आइडेंटिटी लगाना है, तो cos 2x cos π/3 1/2 माइनस साइन 2x एंड साइन π/3 मतलब √3/2। चलिए अब देखते हैं कुछ कट होता है क्या। तो डेरिवेटिव हमें अब करना होगा। ये √3 इंटू √3 मतलब 3/2 साइन 2x है ये। दिस इज प्लस √3/2 cos 2x, आगे है cos 2x इंटू 1/2 एंड माइनस √3/2 एंड साइन 2x। तो ये तो भाई फंस गए हम, क्योंकि 3 माइनस √3 आ गया उधर √3, कुछ तो गड़बड़ है। √3/2 प्लस 1 एंड नहीं, अब यहाँ से आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहाँ तक आए हैं तो d/dx ऑफ साइन 2x अगर कॉमन निकालेंगे तो 3/2 माइनस √3/2 होगा, एंड cos 2x कॉमन निकालेंगे तो √3/2 प्लस 1 होगा। अब एक काम हो सकता है कि d/dx ऑफ साइन 2x, इसमें से आप √3/2 कॉमन निकालो तो ये रहेगा √3/√2 हो जाएगा ना, तो भी काम नहीं होगा। चलिए हो सकता है यहाँ से आगे सोल्व, लेकिन अब आंसर आएगा कि नहीं वो पता नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से छोड़ के दूसरा कोई मेथड ट्राई करते हैं। चलिए तो दूसरा ऑप्शन जो है ना, वो मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आपके सामने a cos थीटा प्लस b साइन थीटा ऐसी टर्म आए तो आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। तो अभी देखिए, दिस इज a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो राइट नाउ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू √3। तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे तो वो 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। इसका मतलब कि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज √3/2 साइन 2x प्लस π/3 एंड प्लस 1/2 cos 2x प्लस π/3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर आइडेंटिटी बन सकती है, दिस इज cos π/3 एंड दिस इज ना 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 साइन π/3 है ना ये। So this is sin π/3 and this is cos π/3.
तो साइन साइन प्लस कोस कोस, तो 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन साइन कोस कोस, कोस की आइडेंटिटी होती है कोस अल्फा माइनस बीटा, सो 2x प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, सो फाइनली 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x, नेगेटिव आंसर दो जगह पे है। चलो तो 2 टाइम्स कोस 2x का माइनस साइन 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2, सो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो होगा -4 साइन 2x, -4 साइन 2x इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द कर्व ऑन 4 to 5 टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग दिस। तो सबसे पहले तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा किसका, ए बी का स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 से मिलेगा, तो ये 1 माइनस 1 0, चलो इसका स्लोप 0 है। अभी हमें बोला है कि एक ऐसा टेंजेंट चाहिए जिसका स्लोप इसको पैरेलल हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलता है भैया जी, एफ डेस एक्स से, तो हमें बोला है एफ डेस एक्स 0 है, एफ ऑफ एक्स आपके सामने है, तो एफ डेस एक्स होगा 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 5। अब एक्स इक्वल टू 5 आता है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो पॉइंट फाइंड करना था, तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। अब इस क्वेश्चन को जो है ना, आप अगर फिगर ड्रॉ करके समझते हैं तो बहुत आपको मजा आ जाता। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना वो ऐसे होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एक्स -5 होल स्क्वायर करे तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक फंक्शन का ग्राफ पता है और उसमें कुछ चेंजेस करके जो फंक्शन बनेंगे उसके ग्राफ अगर आपको सीखने हैं तो इसी चैनल पे एक प्लेइंग विद ग्राफ करके सीरीज है, वहां से आपको और आइडिया मिल सकता है ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है। फिलहाल अगर x-5 होल स्क्वायर की बात करें तो उसका जो ग्राफ है ना वो रहेगा तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना वैसा ही, लेकिन 5 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जो पहले 0,0 पे बनता था ना, अब वो 5,0 पे बनेगा। तो ये जो फंक्शन है ना वो x-5 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमें बोला है कि एक अच्छा इससे बहुत ज्यादा कुछ आपको पता नहीं चलेगा। ना 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 पता चल जाएगा। देखो ए बी जो है ना उसका स्लोप 0 है, 4,1 एंड 6,1, तो 4,1 यहाँ कहीं पे हो सकता है एंड 6,1 यहाँ कहीं पे हो सकता है। दिस इज ए एंड बी एंड ये है कोड ए बी, जिसका स्लोप आपको पता चल जाएगा 0 होगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। अब हमें बोला कि ऐसा पॉइंट बनाओ जहाँ पे टेंजेंट जो है ना इस कोड को पैरेलल हो जाए, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल तो ये एक ही है, समझ गए आप। और कौन से पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगा, 5,0 पे। अगर टेंजेंट का इक्वेशन भी पूछा होता तो भी हम बता दे y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, और वैसे मैं आपको बता दूं कि 2017 का जो पेपर है ना उसके बाद जितने भी पेपर आए 18, 19, 20, 21 एंड 22, ये पांचों पेपर से की कंपैरिजन में सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट भी पूछ लिया। तो अगर आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x पावर g ऑफ x में लिमिट पुट करने से अगर 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो इसका आंसर आता है e रेस टू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1। ये फॉर्म अगर JEE में भी बहुत बार पूछते हैं, ये फॉर्म अगर आपको याद है कि 1 पावर इनफाइनाइट में ऐसा करना होता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है, अगर वो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x एंड f ऑफ 1 दोनों इक्वल होंगे। f ऑफ 1 तो आपको दिख रहा है एंड लिमिट x टेंस टू 1 मतलब जहाँ पे 1 नहीं है, मतलब 1 की राइट एंड लेफ्ट दोनों जगह पे फंक्शन है log 2x बेस 2 रेस टू log 8 बेस x, और f ऑफ 1 है k माइनस 1 होल क्यूब। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंस टू 1 log की प्रॉपर्टी लगाएंगे
तो log 2x होता है log 2 प्लस log x, और log 2 1 हो जाएगा, बेस में भी 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा log x बेस 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इससे भी काम चल जाता। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स होता है e। समझ गए? अगेन 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म ही है, ये वाला फॉर्म लगाएंगे तो भी सेम बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पावर में आप देखिए, दिस इज log 8 मतलब कि 2 का क्यूब, मतलब 3 log 2 डिवाइड बाई log x है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है। देखो लिमिट x टेंस टू 1 भले रहा, लेकिन फॉर्म तो 1 पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो इधर अगर जो भी टर्म है ना x, तो उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तो वो है, तो आंसर ई आ जाता है। तो यहाँ पे एक पावर 3 भी है, तो इसका आंसर आएगा ई क्यूब। और राइट हैंड साइड में है k माइनस 1 होल क्यूब। सो फाइनली k माइनस 1 इक्वल टू ई होना चाहिए, तो k इक्वल टू ई प्लस 1 होना चाहिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि रैंडम वेरिएबल x फॉर डिसकंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडर, तो c फाइंड करना है। तो c तो क्या, बहुत सिंपल, 4c क्यूब प्लस 4c माइनस 13c स्क्वायर प्लस 7c माइनस 1, ये सारी प्रोबेबिलिटीज है, और इसका सम जो है वो कितना होता है, 1 होना चाहिए। और c फाइंड करने के लिए बोला है, तो 4c क्यूब माइनस 13c स्क्वायर 7 प्लस 4 11c एंड माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि सी में एक क्यूबिक इक्वेशन आ चुका है। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना होता है, तो क्या है कि हमें कोई भी एक वैल्यू पहले चाहिए होगी, तो पहले 1 पुट करके देखते हैं, तो 13 14 15 11 प्लस 14 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें c इक्वल टू 1 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब c की वैल्यू 1 अवेलेबल है, तो ये हमारा लक है। अगर नहीं होती तो बाकी दो और वैल्यू हमें फाइंड करनी होती। वो कैसे करते, 4c क्यूब माइनस 13c स्क्वायर प्लस 11c माइनस 2 का एक जीरो हमें पता है, या एक फैक्टर हमें पता है। अगर हम इसको c माइनस 1 से डिवाइड करते, तो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स आपको यहाँ से मिल सकते थे, लेकिन 1 से काम हो रहा है। अच्छा जी भाई साहब, 1 एन माइनस 1/4 भी है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बाकी के फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि क्या वो 1/4 तो नहीं है, या फिर आपको माइनस 1/4 इसमें रख के आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आंसर 1 आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4c स्क्वायर, तो 4c क्यूब माइनस 4c स्क्वायर माइनस प्लस, तो माइनस 13c स्क्वायर एंड प्लस 4, तो कितना रहेगा, -13 प्लस 4, तो -9c स्क्वायर प्लस 11c। तो -9c से अगर मल्टीप्लाई करो तो -9c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9c, तो 11c माइनस 9c 2c होता है, एंड 2c माइनस 2 के लिए हमें इधर +2 करना पड़ेगा। तो फाइनली रिमेनिंग फैक्टर्स जो है ना, वो आपको इसके जो रूट्स होंगे वो मिलेंगे। 4c स्क्वायर माइनस 9c प्लस 2 इक्वल टू 0, 4 2 8 8 1 8, तो इसके आप अगर निकाले तो प्रोडक्ट हमें 8 चाहिए, सम -9 चाहिए, तो क्या करेंगे, 8 1 8, और दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो फाइनली c की वैल्यू जो है, इसका साइन ऑपोजिट लेना होता है 8, और c की वैल्यू 1, एंड x स्क्वायर का मतलब लीडिंग जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना होता है। तो देखा भाई साहब, c इक्वल टू 2 एक वैल्यू मिली, एक 1 मिली, एंड एक वैल्यू मिली 1/4। चलो बच गए, इसमें -1/4। अच्छा भाई, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कहीं पे। अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है,
क्योंकि अगर 1/4 भी है तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो उधर -1/4 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जल्दी से एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ। 4c³ + 4c - 13c² + 7c - 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। एक और बात यहाँ पे छोटी सी हल्की सी आपको बोली है कि c > 0 है, तो फिर एक बात तो फाइनल है कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो अभी भी प्रॉब्लम क्या है, c = 1 एंड c = 1/4 दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इसके लिए क्या करें, -8 × -1 -9 हो जाएगा, -1 × -8 8 हो जाएगा, बराबर। तो अब आप सेम प्रोसेस से एक बार फिर से कैलकुलेशन करके देख लेना। मुझे लग रहा है कि इसमें बी एंड सी दोनों आंसर आने चाहिए, अभी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। प्रोसेस सही है, एक बार वापस आप सोल्व कर लेना तो पता चल जाएगा कि आंसर 1 आता है कि 1/4, या दोनों भी आ सकते हैं। चलिए आगे। प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, 2p of 2 = 3p of 3। तो इक्वेशन भी आपको दे दिया है, 2p of 2 = 3p of 3, एंड p of x का इक्वेशन भी दे दिया है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। 2 × p of x अगर ऐसा है तो p of 2 कैसा होगा, 6c2 एंड p, अच्छा p नहीं है हमारे पास तो क्या करेंगे, अच्छा p ही तो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, p⁻x मतलब 2 एंड q⁻6 - x मतलब 6 - 2 मतलब 4, एंड इधर अपने पास है 3 × p of 3 मतलब 6c3 एंड p⁻3 एंड अगेन q⁻3। तो अब 6c2 एंड 6c3 के लिए आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू, 6 5 एंड 2, p² इधर q रहेगा और p² इसके साथ कट हो जाएगा, और ये इसके साथ कट हो जाएगा तो इधर p रहेगा, 3 रहेगा एंड 6c3 6 5 4 एंड 3 2 1। सिंप्लीफाई करें, ये गया ये गया ये गया ये गया, 30q = 60p, तो ये भी गया और ये भी गया, तो 2p = q मिला हमें चाहिए था p। तो क्या आप जानते हैं q मतलब 1 - p होता है, तो 3p = 1 एंड p = 1/3, सो ऑप्शन ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज दिस, मतलब कि e of x मीन आपको दिया है 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको दिया है 5, तो फिर वेरिएंस होता है 25, और हमें फाइंड करने के लिए बोला है मीन ऑफ 1/25 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, सिर्फ इसका स्क्वायर कर लो, x² -30x + 225, तो फाइनली 1/25 ये हो जाएगा e of x² -30 × e of x एंड प्लस 225, कांस्टेंट से मीन में कोई चेंज नहीं आता है। अब e of x ये मीन है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/25 -30 इंटू मीन हमारे पास है 10 + 225, नहीं अगर कुछ है तो e of x², वो हमें वेरिएंस से मिलेगा। वेरिएंस की फॉर्मूला e of x² - e of x होल स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस होता है 25, तो e of x² अगर आपको चाहिए तो 25 प्लस मीन का स्क्वायर 100 करना पड़ेगा, मतलब 125। चलिए ये वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, तो 1/25 इंटू 225 325 एंड 350 - 300, तो फाइनली 50/25, तो 2 आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो घिसा पिटा 2-3 बार पूछा जा चुका है। जेड हमें बोला है कि px + qy है एंड मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू occurs at this and this point।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू occurs at 25 20 एंड 20 30। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि z at 25, 20 एंड z at 0, 30। तो इधर z आपको क्या मिलेगा 25p प्लस 20q और इधर z आपको मिलेगा 30q। अब आपको रिलेशन चाहिए तो बीच में इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, जो तभी लगा सकते हैं अगर इधर दोनों जगह पे सेम हो। अगर दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है तब z की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। एक इन vertices of bounded feasible region this optimal solution z is then maximum and minimum value occurs at this and this। तो इधर गड़बड़ है, दोनों जगह पे मैक्सिमम या दोनों जगह पे मिनिमम होना चाहिए। तो 25p इक्वल टू 10q आएगा। सो 5 5 एंड 5 2 5p एंड 2q, ऑप्शन ए। चलिए तो दोस्तों 50% हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। आई थिंक टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि हम नॉट ओनली जस्ट सॉल्विंग द पेपर बट क्वेश्चन को और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने के चक्कर में हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो आगे बात कर, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ जो मुझे याद आ रही है, इसमें बच्चों एक प्रॉब्लम हुआ था कि हमारे पास ये एक एंड एक ये दो सॉल्यूशन आ रहे थे, सी की दो वैल्यू, दोनों वैल्यू ऑप्शन में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है, यस देखिए प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 आप देखिए इट इज 4c माइनस 13c स्क्वायर। अगर आप इसमें 1 रखते हैं तो फॉर c इक्वल टू 1 p ऑफ x इक्वल टू 1 इज नेगेटिव, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो 1/4 आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा। तो ये एक थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत, ठीक है। चलिए तो वापस से आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। दो कर्व हमें दिए हैं, आपको एक ही कर्व दिख रहा होगा, लेकिन i की वैल्यू 1 एंड 2 रखने से दो कर्व्स मिलेंगे, मतलब कि a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो कर्व हमें दिए। अब हमें बोला है कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। m1 m2 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव से भी मिलता है। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो क्या आपको पता है, सीधा हम डेरिवेटिव ऐसे निकाल सकते हैं dy/dx माइनस 2a1x और इधर 2b1y, और इधर भी अगर हम dy/dx निकाले तो वापस डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं 2a2x एंड 2b2y। तो इधर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर मैं dy/dx ऑफ सेकेंड कर्व एंड इसको dy/dx ऑफ फर्स्ट कर्व बोलूं, तो बिकॉज the curves are orthogonal, so we can say that dy/dx of first curve into dy/dx of second curve equal to -1 होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट। तो इधर आपके पास आ जाएगा a1x b1y और यहाँ पे आ जाएगा a2x एंड b2y इक्वल टू -1। ये dy/dx का दोनों का माइनस कैंसिल हो गया है। फाइनली अगर आप देखें तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि a1 a2 x स्क्वायर डिवाइड बाई b1 b2 तो a1 a2 x स्क्वायर और इसको भी सामने ले जाए तो
इक्वल टू -b1 b2 y²। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब आप है ना इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की राइट हैंड साइड में 1 है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a1x² प्लस b1y² इक्वल टू a2x² प्लस b2y²। तो क्या है कि x² वाले टर्म साथ में रखेंगे तो a1 माइनस a2x² इक्वल टू b2 माइनस b1y² होगा। तो फिर इससे क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे कि इधर a1 a2 को रखते हैं, इधर b1 b2 को रखते हैं। और अगर ऐसा ना भी करें ना तो क्या करना चाहिए, हमें दोनों साइड हम x² या y² से डिवाइड कर देते हैं, या फिर x² या y² में से किसी की वैल्यू रख देते हैं, जो भी आपको करना है। a1 a2 में दोनों साइड y² से डिवाइड कर दूं ना तो लेफ्ट हैंड साइड में x² बाई y² बन जाएगा। x² बाई y² की जो वैल्यू है ना वो b2 माइनस b1 है। हम्म तो b2 माइनस b1 डिवाइड बाई a2 माइनस a1 दिस इज x² बाई y²। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ b2 माइनस b1 डिवाइड बाई a2 माइनस a1 इक्वल टू माइनस b1 b2। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। a1 a2 b2 माइनस a1 b1 a2 और डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस b1 b2 a2 एंड माइनस माइनस प्लस a1 b1 b2। सबको a1 a2 b1 b2 से डिवाइड कर दूंगा ना, तो अभी मेरे पास स्पेस है नहीं, बाकी आंसर ये आएगा। इसको दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे a1 a2 b1 b2 से। ऐसा करने से आपको ऑप्शन बी है वो आंसर में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x and y are the measure of length of corresponding side of two square। तो एक स्क्वायर है, अगर मैं उसको a1 बोलूं तो उसका एरिया x² है क्योंकि उसकी साइड a बोली है। दूसरे स्क्वायर का एरिया जो है ना वो y² होगा क्योंकि उसकी साइड y है। और तीसरी बात हमें दी है y इक्वल टू x प्लस x² है। हमें चाहिए देन द इंक्रीजिंग रेट ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर। मतलब कि हमें डेरिवेटिव चाहिए किसका, सेकेंड कर्व के एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी a1 a2 दोनों x y में है, तो पहले तो दोनों को x में लाना पड़ेगा। तो a2 में क्या कर लेता हूँ x प्लस x² का होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब a2 का a1 के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले मैं a2 का x के रिस्पेक्ट में पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव जैसे करते हैं, फिर a1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा। तो क्या होगा, a2 का डेरिवेटिव पहले 2 टाइम्स x प्लस x², फिर इंटरनल फंक्शन का 1 प्लस 2x एंड डिनोमिनेटर में है फर्स्ट का 2x, 2 गया x कॉमन आके कट हो जाएगा तो x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। बोले तो माइनस वाले दो ऑप्शन तो निकल जाएंगे, ये दोनों में से कोई नहीं आ सकता, और आई थिंक ये भी निकल जाएगा। तो मुझे लगता है यही आंसर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2x² प्लस 2x प्लस 1 3x प्लस 1, यस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो पहले तो फंक्शन कौन है, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब दूसरी बात की उसका डेरिवेटिव तो सबको पता होता है 1/3 x रेस टू 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3। x क्या है और h क्या है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। तो आई थिंक x इज -1 एंड h इज 0.01। तो फिर फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए f ऑफ x प्लस एच इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, अप्रोक्सीमेशन की फॉर्मूला। अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू -1 प्लस 0.01 रेस टू 1/3, मतलब कि हमें जो फाइंड करना है वो क्यूब रूट ऑफ -0.99। तो ये क्या होगा, f ऑफ x मतलब
एक्स रेस टू 1/3 प्लस एच मतलब 0.01, एफ डैश एक्स मतलब 1/3 इंटू एक्स रेस टू -2/3। एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है -1 का क्यूब रूट -1 प्लस 0.01/3 एंड ये 1 है तो 1 का तो कोई भी पावर करो 1 ही रहेगा। तो बस ऐसा कोई आंसर आना चाहिए। और थोड़ा सा आगे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1/300 -1, सो 299 डिवाइड बाई 300। तो 299 डिवाइड बाई 300 है और माइनस है। तो पहली बात तो कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो सी एंड डी में से तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। ए बी में से कोई आंसर आ सकता है, वो आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया होता कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे तो काम खत्म हो जाता। देखिए 1 के बाजू में है cos 2x, तो cos 2x की फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी, 10 वाली। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और साइन 2x होता है 2 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब जो डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर तो dx है, इधर स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 10x ऐसा आएगा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेक हो जाएगा, और इधर आके कोस स्क्वायर हो जाएगा। और वापस ऊपर जाके तो पहले तो मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसमें से √2 कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लिया, तो 1 प्लस 10x ऐसा होगा। तो फाइनली क्या है कि 1/√2 तो कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी सिचुएशन आप 10x इक्वल टू टी ले लो, हो जाएगा। या सीधा आपको आंसर याद होना चाहिए 2√f(x) होता है। कैसे, तो याद रखना ये f डैश x बाई √f(x) का इंटीग्रेशन सीधा होता है 2√f(x). तो ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा, √2 को वापस अंदर भेज दो, 10x 2 10x वाला ऑप्शन है सी, ये वाला आपका आंसर होगा। एंड ऑब्वियसली प्लस से तो आएगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, sin 2x sin 5x sin 3x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 बार रिपीट हो चुका है गुड सेट की एग्जाम में। तो नीचे 5x 3x है तो ऊपर हम 2x की जगह पे 5x माइनस 3x लगाएंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ऊपर हम आइडेंटिटी लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा की, साइन कोस कोस साइन, और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट देंगे। तो पहली बार साइन कट होगा और कोट 3x आएगा, दूसरी बार साइन 3x कट होगा एंड कोट 5x आएगा। कोट का इंटीग्रेशन तो सबको पता है, लॉग मोड साइन 3x, लेकिन नहीं जो पता होगा वो ये कि 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड -1/5 लॉग मोड साइन 5x। तो बस आंसर तो हमारे सामने था, -1/5 लॉग के अंदर जो है ना ये साइन 5x होगा, सो f(x) इक्वल टू साइन 5x, ऑप्शन ए। चलिए आगे 24 में क्या है कि आपको सिंपली इधर दिख रहा है कि पहले तो एक्स स्क्वायर जो है ना वो बाहर आ रहा है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो मोड एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास अंदर बना हुआ है x रेस टू 8 माइनस 1। अब इसका तो कोई सॉल्यूशन किसी के पास होगा नहीं, तो हम एक ट्राई करते हैं कि भैया इधर कुछ सेक इनवर्स की फॉर्मूला बन सकती है, और आंसर में भी सेक इनवर्स है,
तो एक बार के लिए हम ऐसा ट्राई करते हैं x⁴ का स्क्वायर -1। लेकिन फिर आपको ध्यान होगा कि सेक इनवर्स का जो टर्म है ना वो ऐसे ही, ऐसा कोई फॉर्मेट होता ना तो ये सेक इनवर्स x + c आंसर आता। तो क्या करें, तो अगर अंदर x² है तो यहाँ पे x होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे x⁴ का स्क्वायर है तो आगे x⁴ होना चाहिए, तो नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, x⁴ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, x³ dx। तो क्या है कि अब इधर x⁴ आ जाएगा, इधर x⁴ का स्क्वायर -1। वैसे भी हमें सब्स्टिट्यूशन तो लेना ही था, so x⁴ इक्वल टू t, so 4x³ dx इक्वल टू dt। so x³ की जगह पे मैं ले लूँगा 1/4 and dt डिवाइडेड बाय t and स्क्वायर रूट ऑफ t² -1। और ये भैया जी होता है सेक इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन। और t की जगह पे वापस x⁴ पुट कर देंगे, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही डेंजर क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं कि ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देखें कि कहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो आंसर में आएगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होगा कि चारों के चारों का, या जब तक आपको पता नहीं चल जाए आंसर कौन सा है तब तक सारे ऑप्शंस का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है। लेकिन अगर बहुत जल्दी से आप ये समझ पाए कि इधर जो टर्म दी है ना वो कुछ ऐसी है, x e⁻sin x इंटू cos x dx, इसको अलग ले लो, एंड बाकी जो है ना e⁻sin x एंड sec x इंटू tan x को भी आप अलग ले लो। अब क्या है कि आप इसको u ले लो और इसको v लेके इंटीग्रेट करो, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन e⁻sin x, बाजू में cos x है तो फिर उसका इंटीग्रेशन e⁻sin x ही होगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस अगेन लाइक दिस। इधर भी आप क्या करिए, इसको u ले लीजिए और इसको ले लीजिए v, जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो सकता है उसको v लेना है। तो इस बार e⁻sin x एज इट इज एंड sec tan का इंटीग्रेशन sec x माइनस इसका डिफरेंशिएशन e⁻sin x इंटू cos x एंड sec x का sec x इंटू dx। अब अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव वाली टर्म और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाली टर्म दोनों सेम है, क्योंकि इधर cos एंड sec तो कट हो जाएंगे। उसके बाद चलिए एक बार लिख के बताता हूँ, x e⁻sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻sin x dx माइनस e⁻sin x, अच्छा ये इंटीग्रेशन नहीं ब्रैकेट है, इंटू sec x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻sin x dx। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी की दो टर्म में से e⁻sin x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस sec x प्लस c, x माइनस sec x प्लस c, ये आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अगेन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने एक बार नहीं किया है तो। इसको लिखना पड़ेगा sin 10x प्लस x और पावर में sin 9x dx। फिर sin अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी, तो sin cos प्लस cos sin इंटू sin 9x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब कर देंगे चलो, sin 10x इंटू sin रेस टू 9x इंटू cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin रेस टू 10x इंटू cos 10x dx। अब इधर अपने पास क्या है कि आप इसको u ले लो और इसको v ले लो, क्योंकि sin रेस टू 9x के बाजू में cos x है तो वो इजीली इंटीग्रेटेबल हो जाएगा। तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, आपको पता है sin रेस टू 10x/10 होगा फंक्शन, एंड बाजू में उसका डेरिवेटिव। तो ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, f ऑफ x रेस टू n इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है f ऑफ x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। इसके बाद क्या होता है माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sin 10x इज cos 10x इंटू 10 भी आएगा, एंड अगेन इसका इंटीग्रेशन,
तो साइन रेस टू 10x बाई 10 dx प्लस साइन रेस टू 10x इंटू कोस 10x dx। तो अब ये वाला 10 और 10 कट हो जाएगा, बाकी के टर्म देखेंगे तो साइन रेस टू 10 इंटू कोस 10x एंड साइन रेस टू 10 इंटू कोस 10x, अगेन ये दोनों टर्म्स कट हो जाएगी और फाइनली आंसर विल बी साइन 10x साइन रेस टू 10x एंड डिवाइड बाई 10 10 10 वाला कौन सा ऑप्शन है? एक भी नहीं है। ओ पाया, ये डिनोमिनेटर वाला 10 हमारा बच रहा है एक्स्ट्रा, इसका क्या करें? 999 ऑप्शन में है। तो एक बार जल्दी से वापस चेक कर ले तो 10x प्लस x मतलब 11x 9x साइन कोस कोस साइन 10x बराबर साइन रेस टू 9x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर फिर साइन रेस टू 10x इंटू कोस 10x बराबर। तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर एंड दिस। तो भैया जी कुछ ऐसा ही आना चाहिए, मतलब कि इधर आंसर ये वाला हो सकता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 मिसिंग है। चलिए मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से पहले आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों आंसर चेक कर लिया है, हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, इधर डिनोमिनेटर में 10 आएगा और यही आंसर करेक्ट है। चलिए आगे, कोट इनवर्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि a टू b में f ऑफ x का इंटीग्रेशन जो है वो a टू b में f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के इक्वल होता है। वैसे माइनस a टू a है तो ओड इवन वाला प्रॉपर्टी भी लग सकता है, लेकिन आई थिंक इसमें ओड इवन नहीं होगा। तो I इक्वल टू माइनस लॉग 3 2 log 3 कोट इनवर्स के अंदर e रेस टू x की जगह पे माइनस log 3 प्लस log 3 0 माइनस x ऐसा होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस log 3 2 log 3 कोट इनवर्स 1 माइनस ई रेस टू एक्स हो जाएगा एंड ये तो 1 प्लस ई रेस टू एक्स ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें माइनस का डिफरेंस है, तो इसको अगर इसके जैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। और कोट इनवर्स में माइनस ऐसे तो बाहर आता नहीं है, पाई माइनस होके बाहर आता है। तो अब तक अंदर ई रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई रेस टू एक्स प्लस 1 dx बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये भी आई है और नीचे जो हम पहुंचे हैं ये भी आई है, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो, तो इधर हो जाएगा 2i माइनस log 3 2 log 3 और कोट इनवर्स कट हो जाएंगे पाई dx, पाई बाहर आ जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x के प्लेस पे अपर लिमिट log 3 माइनस लोअर लिमिट माइनस log 3 तो प्लस log 3 log 3 प्लस log 3 2 टाइम्स log 3 2 टू कैंसल पाई log 3 इज द आंसर। अच्छा ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो इसमें c नहीं आएगा। तो क्या है कि पाई log 3 जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट, मॉड कोसेक्स। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो मॉड कोसेक्स की अगर आपको ग्राफ याद है ना तो बहुत इजीली काम हो सकता है। पहली बात कि कोसेक्स का जो ग्राफ है ना वो ऐसा होता है, ये पाई बाई 2 ये 3 पाई बाई 2 यहाँ सब 0 होता है कोस। और मॉड कोसेक्स की बात करूँ ना तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा
ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मोड लगा रहे ना तो पॉजिटिव ही आंसर्स रहेंगे। तो ये π/2, देन 3π/2, देन 5π/2, ऐसा ऐसा होगा। तो आप देखिए कि ये 0 to π है, यहाँ जितना एरिया बनेगा ना वही एरिया 100 टाइम्स बनेगा, और ये कितना एरिया होगा पता है, इसके जितना, और ये एरिया जो है ना वो 2 होगा। तो ये दोनों मिलके भी 1 1 होके टोटल 2 हो जाएगा, और ऐसे 100 लूप होंगे तो 200 आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो पहले हम क्या करेंगे, 100 को बाहर निकाल लो। तो 0 to π में mod cos x का इंटीग्रेशन करना है। अब 0 to π में है ना भैया मोड की कोई ज़रूरत, वैसे 0 to π में जो ग्राफ है ना वो ऐसा होता है। तो 0 to π में जो है ना वो 0 to π/2 में जितना होगा ना उसका डबल होगा। तो और मैं इसको डबल कर देता हूँ 100 into 2 एंड लिमिट कर देता हूँ 0 to π/2। अब 0 to π/2 में cos x ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो उसको फिर मोड की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आगे आ गया है 200 एंड cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स एंड लिमिट है 0 to π/2। तो -200 साइन π/2 1 साइन 0 0, तो -200 आएगा भैया जी। लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो माइनस का गड़बड़ कहाँ पे हुआ वो देखना। अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन ही होता है, सॉरी 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 सॉरी। तो 200 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो 200 आंसर होगा। चलिए आगे। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या आप जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 to 1 में होती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि x जो है वो 0 to π/2 में है, तो बताइए साइन x कहाँ पे होगा। तो साइन x सिर्फ पॉजिटिव मतलब 0 to 1 में, और कोई वैल्यू अगर 0 to 1 में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। मतलब आपको समझना था, क्वेश्चन ऐसा है 0 to π/2 x dx माइनस 0 to π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स dx, ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा 0, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। लिमिट हमें पुट करना है 0 to π/2, तो 1/2 इंटू π²/4, 0 पे 0, π²/8 आंसर होना चाहिए। तो π²/8 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एरिया बिटवीन रीजियन ऑफ लेटस रेक्टम बाय द इलिप्स। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि इलिप्स जो है ना, इलिप्स ऐसा होता है, और यहाँ फोकस पे जो दो लाइन होती है ना उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। और अभी जो एरिया पूछ रहे हैं वो ये वाला हम निकालेंगे, उसका 4 टाइम्स कर देंगे। तो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है ना वो हमें मिलेगा 4 टाइम्स 0 to, और ये जो फोकस है ना फोकस, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं AE, 0। तो 0 से लेके AE तक में हम y को इंटीग्रेट करेंगे। तो y क्या होगा, इधर से सब्जेक्ट बना लेते हैं, y²/b² इक्वल टू 1 माइनस x²/a²। सो b²/a² एंड a² माइनस x², ये तो y² हुआ, y होगा b/a² माइनस x²। प्लस और माइनस आ सकता है, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कशन कर रहे हैं तो माइनस नहीं आएगा। So finally 4 times 0 to AE and b/a in square root of a² minus x² को इंटीग्रेट करना है। तो 4b/a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² एंड प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट है 0 to AE। तो पहले AE रखेंगे, तो 2 to 2 को कैंसिल कर दूँ, इधर 2b/a कर देता हूँ, और ये वाले 2 and 2 को एलिमिनेट कर देता हूँ। अब x की जगह पे AE माइनस a² माइनस a² e² प्लस a² एंड साइन AE/a मीन्स साइन इनवर्स E। 0 रखने से ये भी 0 वो भी 0, तो खत्म।
ए कॉमन आएगा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉमन आ सकता है साइन इनवर्स ई। ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ऊपर 2ab होना चाहिए जो कहीं पे है नहीं। भाई ये क्या हो रहा है, हर बार गलत आंसर। तो ए स्क्वायर, अच्छा एक ए को ही कॉमन निकालो और ए को कट कर दो, एक ए को अंदर रहने दो, तो ए साइन इनवर्स ई, ए साइन इनवर्स ई, ए साइन इनवर्स ई सब में है। आगे 2b एक जगह पे है, तो इधर जो है ना फिर क्या है कि उधर अच्छा, एक इलिप्स का भाई रिलेशन भी है ए ग्रेटर देन बी के लिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर एक एक पहले तो ए आप कट कर दीजिए, तो क्या होगा 2b और अंदर रहेगा ए ई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए साइन इनवर्स ई। अब ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह पे बी लिख दीजिए, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2b एंड बी ई प्लस ए साइन इनवर्स ई। आई होप आपको दिख रहा होगा 2b एंड बीई, 2b एंड बीई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक एक बताता हूं आपको। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है, और इधर भी ऐसा होता है, और इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहता है। इधर 0, पाई, 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई होता है। ये तो हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अगर आपको साइन पाई एक्स का ग्राफ चाहिए ना, तो आप इसको पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया -1 और ये बन गया 2। तो -1 से 2 तक में आपको चाहिए था एरिया। मतलब एक तरीके से अगर आप समझ रहे हैं तो आपको ये वाला एरिया चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि ये तीनों का एरिया सेम होगा। और इसका एरिया जो है ना, अगर साइन एक्स का ग्राफ होता ना तो 2 यूनिट होता, लेकिन क्योंकि साइन पाई एक्स है तो ये 2/पाई हो जाएगा। और टोटल एरिया जो है वो 3 टाइम्स ऑफ 2/पाई, बोले तो 6/पाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको नहीं पता है तो रेगुलर हम कैसे करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए ग्राफ तो आपको पता होना चाहिए कि हम -1 to 2 में फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे 0 to 1 में और उसको 3 टाइम्स कर देंगे, और फंक्शन है साइन पाई एक्स डी एक्स। तो 3 टाइम्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस पाई एक्स एंड डिवाइडेड बाई पाई। लिमिट है 0 to 1। माइनस को भी कॉमन ले लीजिए, -3/पाई कोस पाई माइनस कोस 0। cos पाई होता है -1 एंड cos 0 1। सो -2 एंड -3 6/पाई। लेकिन अगर गलती से आपने कर दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 में साइन पाई एक्स डी एक्स का, तो ये वाला जो आंसर है ना 2/पाई -2/पाई एंड -2/पाई आएगा, और ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो बहुत सिंपल, ऑर्डर 2 है, डिग्री 3 है। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3, तो कितनी बार डेरिवेटिव किया है, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, इसलिए ऑर्डर इज 2। एंड डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है उसका डिग्री, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ये हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसका डिग्री 3 है।
दैट्स वाई डिग्री विल बी 3। चलिए नेक्स्ट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये बहुत भयंकर चीज है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है ना भैया जी, ये होता है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और एक टर्म इसके जैसी आती है, वो भी बता देता हूँ, आप याद रख लेना। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये होता है y डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये अगर आप देखें तो गुज सेट 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था, एंड प्लीज वॉच दैट वीडियो। गुड सेट 2022 का जो पेपर सॉल्यूशन मैंने करवाया है, आप वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, क्योंकि उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कशन किया है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है, कैसे होता है, वो डिराइव करके भी बताया था। अब भी तो हम फिलहाल बात करेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है ना, इट इज कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कांस्टेंट ले लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के एक्स प्लस सी। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जो कर्व है ना, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसमें 0 0 रखेंगे, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपको c की वैल्यू मिलेगी 0। इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 2kx, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट ये जरूर दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। हम भाई है ना, क्या है कि 2k इक्वल टू कैपिटल के या स्मॉल के कुछ भी ले ले, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स हमें आंसर मिल सकता है। क्या सर ऐसा आप कुछ भी जो भी मर्जी आए वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, क्योंकि अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, ये 2k जो है ना, इट इज बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर के भी क्या है, कांस्टेंट। तो बात तो अभी भी वही है कि ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। और अगर वैसे भी आप देखें तो जो 4 ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से सिर्फ एक ही पैराबोला है, ऑप्शन बी, और वही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, हर बार गुड सेट की एग्जाम में होता ही है। तो अभी क्या है कि इसको पहले हमें डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड शायद आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये है 2, तो ये ध्यान रखना, ये 2 है। अब आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, इस फॉर्म में होता है ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कि डी एक्स बाई डी वाई के साथ एक एक्स वाली टर्म चाहिए, तो -1 इंटू एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूँ वाई प्लस 2। तो अभी इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, वो होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ बाई डी वाई। तो फिर इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी वाई, बोले तो ई रेस टू माइनस वाई। ई रेस टू माइनस वाई इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अगेन बहुत फेमस क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी होगा। फिर दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लीजिए या मॉड्यूलस ले लीजिए, फिर दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए। तो इधर से आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। एक बार फिर से अपने को क्या है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला भी लगाना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, और थीटा की जगह पे अल्फा एक्चुअली लेना चाहिए, बिकॉज हमें एंगल दिया है magnitude of c square. ABC है 3, 5 and 7, so 9, 25 plus 2, 3, 5 cos alpha and 7 7 is 49। अपने को चाहिए cos alpha which is equal to 49 minus 9 minus 25 divided by 2, 3 and 5। ठीक है, तो 9 जाएगा तो 40 रहेगा, 25 की जगह पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, 3 एंड 5। 5 3 जा 15, 3 3 भी गया। तो फाइनली कोस अल्फा जो अपने को मिलने वाला है वो 1/2, और कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 होती है पाई बाई 3 पे।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। तो पहले तो फॉर्मूले याद होनी चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी चाहिए ऑन सी डी। तो इसकी फॉर्मूला है ए बी डॉट सी डी डिवाइड बाई सी डी इंटू सी डी स्क्वायर इंटू सी डी। तो पहले अपने को क्या है कि ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी कैसे मिलेगा, बी माइनस ए करने से। तो बी मतलब 5 माइनस 1 7 माइनस ए मतलब 1 माइनस 2 4। तो ये 4 1 3 ए बी मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए सी डी। तो सी डी से हम डी माइनस सी करने से मिलेगा। सो 4 5 माइनस 1 माइनस 3 6 माइनस 2। तो 4 माइनस 3 1 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 1 1 1। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 4 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई सी डी स्क्वायर, तो 3 एंड इनटू सी डी बोले तो 1 माइनस 1 1। तो 4 3 3 6 3 2 2 माइनस 2 2। ऐसा कोई वेक्टर अगर है तो वो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the position vector of A is this, P1 is perpendicular distance from A of A from xy plane, P2 is perpendicular distance from y axis। अच्छा जी, तो बात कुछ ऐसी है कि ये मान लीजिए x है, ये y है और ये z है, ठीक है। इधर कहीं पे, अब इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, मैं इधर ले लेता हूँ। ये पॉइंट है 4 2 माइनस 3। हमें बोला है कि P1 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, P2 इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये वाला डिस्टेंस मैं आपको दिखा पाऊंगा कि वाई एक्सिस पे है ना, एक्स एंड जेड तो 0 0 होंगे, वाई कोऑर्डिनेट इधर 2 होगा, और ये वाला डिस्टेंस है ना वो P2 है। तो P2 आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 बोले तो 25 बोले तो 5। अब एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है ना वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी आपको पॉइंट खुद एक्स वाई प्लेन में दिख रहा होगा। एक्चुअली जो पॉइंट है वो इधर है और आपकी स्क्रीन जो है ना वो एक्स वाई प्लेन है, और ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में क्या है कि जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 16 प्लस 4। एक्स वाई प्लेन में P1 is a perpendicular distance of point A from XY plane। तो XY प्लेन में Z कोऑर्डिनेट 0 होगा, बराबर। 4 4 जा 16 प्लस 4, तो ये तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज 4 2 एंड माइनस 3। पहले देखिए थियरी समझ लेते हैं। कोई भी पॉइंट है ना P X Y Z, तो एक्स एक्सिस पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस पे वाई जेड 0 0 होंगे। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन एक्स वाई प्लेन क्या होगा वो समझना पड़ेगा, तो वो एक्स वाई एंड 0 होगा। अच्छा, तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, 0 0 प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो क्या आप समझे, थोड़ा सा मुश्किल है, ये थियोरेटिकल बात है। तो एक्स वाई प्लेन में क्या है कि z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो आपको डिस्टेंस मिलेगा ऐसे 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर से, तो ये 3 होगा। और फाइनली P1 प्लस P2 जो है ना वो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 मिलेगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ax plus by plus cz equal to 1 is a plane, this plane intersect एक्सिस एंड ए बी एंड सी। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है कि ये एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक प्लेन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि दिस पॉइंट विल बी ए, और यहाँ पे वाई जेड जीरो होगा तो ये 1/a, 0, 0 होगा। अगर ये b है तो ये 0, 1/b, 0 होगा, और अगर ये c है तो ये 0, 0, 1/c। फिर ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रोइड जी 1/6, -1/3, 1 है, और सेंट्रोइड भैया क्या होता है? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो है ना एक्स वाई जेड वो ऐसे मिलते हैं x1 + x2 + x3, नहीं x1 + y1 + z1/3, y1 प्लस सॉरी x2 + y2 + z2/3 एंड x3 + y3 + z3/3, ये सेंट्रोइड होता है। तो अभी जो आपको ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है उसके हिसाब से 1/a + 0 + 0/3, 1/b/3 एंड 1/c/3, ये सेंट्रोइड होना चाहिए। मतलब 1/3a, 1/3b, 1/3c, और हमको चाहिए ए बी सी, तो ए क्या होना चाहिए भैया? तो 1/3a = 1/6, तो 3a = 6, तो a = 2, और ये होना चाहिए -1, और ये होना चाहिए 3। तो a + b + 3c अगर आपको चाहिए, और सॉरी c = 1/3 होगा, तो 2 - 1 + 3 × 1/3, तो आंसर होना चाहिए 2। एक बार फिर से थोड़ी सी स्पीड हो गई है तो चेक कर लेते हैं। 3a = 6, तो a = 2, 3b = -3, तो b = -1, 3c = 1, so c = 1/3 बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन एंगल ऑफ दिस आर अल्फा बीटा गामा देन। तो ये एक लाइन है भाई, बहुत ध्यान से देखना, x -3/4, y -2/3 एंड z -0/1, ये एक लाइन है। ये जो लाइन है ना, इसको लिखने का तरीका है जो नीचे लिखा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो अब हमारे पास डायरेक्शन एंगल दिए है, तो पहले तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। 4, -3, 1, अगर ये डायरेक्शन है तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। 4 - 3 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 16 + 9 + 1, तो 4, √26 -3, √26 1, √26, दिस इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होता है उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन जो होती है ना, वो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा के फॉर्म में होती है। तो इसका मतलब यही तीन वैल्यू जो है वो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की है। तो अगर हमें कोस अल्फा + कोस बीटा + कोस गामा चाहिए तो हम तीनों को ऐड करेंगे। मतलब कि 4 - 3 + 1 /√26, तो हमें मिलेगा 2/√26, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल ऑफ द प्लेन मेक्स एन एंगल दिस दिस दिस, तो अल्फा बीटा गामा दिया है, एंड ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन अगर आपको याद है तो होता है x cos अल्फा + y cos बीटा + z cos गामा = p। अगर अल्फा π/4 है तो cos अल्फा 1/√2, cos बीटा भी 1/√2 एंड cos गामा 0 हो जाएगा। तो x × 1/√2 + y × 1/√2 + z × cos π/2 0, p है √2 इधर जाएगा, तो x + y = 2, ये होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है भाई, चलिए तो
वो कंप्लीट होता है। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि हमने बहुत आराम से धीरे धीरे से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो 40 क्वेश्चंस की है वो तो सीखने को मिले ही होंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स सीखने को मिले होगी। और बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन अब वीडियो का लेंथ और भी बड़ा हो जाता, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्किप कर सकते थे वो स्किप कर दी। फिर भी अगर आपको और पेपर्स सोल्व करने हैं तो आगे के 18 से लेके 2020 तक के सारे पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं गुड सेट की एग्जाम के लिए तो देखिए एग्जाम में पेपर बहुत इजी आता है। सिर्फ एक ही काम आपको करना है कि क्वेश्चन को किस एंगल से देखना है और मिनिमम टाइम में कैसे आंसर तक पहुंचाना है। और इस काम में अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए, अगर इसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, अगर आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है तो इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। ये प्योरली एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलती है, ओनली एकेडमिक की बातें होती है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस ही अपलोड होते हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करके सीरीज है जिसमें सारे चैप्टर 12th क्लास के 13 चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस सोल्व करवाए हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी गुड सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज भी हमने वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी आपको कुछ पेपर्स एंड कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में और भी जो है अच्छे एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस हम लेके आने वाले हैं। और ऐसा भी प्लानिंग है कि जो 12th क्लास का पूरा सिलेबस है उसको भी डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें बताते हैं तो आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि हो सकता है वो आपने सीखी हो या ना सीखी हो या कुछ और तरीके से सीखी हो। तो ये भी प्लानिंग है कि एक बार पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाए, उसके बाद आप क्या है कि उसको अगर देखें तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा होगा, जो भी ट्रिक्स में अप्लाई कर रहा होऊंगा वो आपको समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।